Hello everyone, I Raghu would like to welcome you to my YouTube channel Let's English which is completely dedicated to competitive English। जैसे कि आपको याद होगा हम लोग वर्ब के सेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉजेटिव वर्ब के बारे में डिस्कशन किया और ये बात हम लोगों ने कोशिश की डिफाइन करने की कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स को इलेबोरेटली समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग बात कर ही चुके हैं, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। पहली बात, नॉन फाइनाइट वर्ब्स इंग्लिश की वो वर्ब्स हैं जो केवल वर्ब से मिलकर बनती हैं लेकिन वर्ब का जैसा कोई उनका सिनेरियो नहीं होता। क्या है ये, क्या क्या यूजेस हैं, किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। मेजर हमारा फोकस रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे स्ट्रेटजी तैयार करनी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं और हम उन्हें आंसर करें, राइट। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज इन्फिनिटिव। मैं आपको बता चुका हूं इंग्लिश में इन्फिनिटिव क्या होता है, 2+1 का V1 का रिप्रेजेंटेशन। इन्फिनिटिव मतलब 2+V1 और जो क्या काम करे सेंटेंस में, नाउन का। जो सेंटेंस में क्या काम करे, नाउन का, राइट। अब आप जानते हैं नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और क्या क्या हो सकता है हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। यानी एक इन्फिनिटिव सेंटेंस में कितनी तरह से यूज हो सकता है, क्लियर। तो आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल्स सिलेक्ट किए हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस, टू लर्न इंग्लिश इज डिफिकल्ट। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ शुरुआत किससे हो रही है, टू लर्न, यानी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट, यानी इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू गो होम। अब यहाँ वर्ब तो वॉन्ट्स हो गई, वर्ब के बाद टू गो आ रहा है, यानी ये इन्फिनिटिव यहाँ किस तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। यानी फर्स्ट सेंटेंस में इन्फिनिटिव सब्जेक्ट हो गया, सेकंड में इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा इट इज ईजी टू फाइंड फॉल्ट्स। अब आप देखिए वर्ब के बाद आ रहा है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो यहां पर टू फाइंड क्या काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है, राइट। तो इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट्स, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो यहां सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट देखिए, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू। आई एम सॉरी, अब देखिए यहां पर सॉरी क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है क्या, टू ट्रबल। तो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे आर अबाउट टू मूव। अब देखिए यहां पर अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में आ रहा है तो ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशनल। तो क्या कहेंगे इसको, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब एक इन्फिनिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्वालिफायर प्रपोजिशनल एडजेक्टिव की तरह, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, राइट। अब हमें विशेष क्या बातें ध्यान रखनी है व्हाइल यूजिंग इन्फिनिटिव, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू, यानी इन्फिनिटिव तो 2+V1 है लेकिन बिना टू के कुछ वर्ब्स या कुछ सेंसेस ऐसे हैं जो अगर टू के साथ आप बोलते हैं तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। इसीलिए ग्रामेरियंस ने एक टर्म का यूज किया जो क्या बना, बेयर इन्फिनिटिव। क्योंकि ये बात हम स्टार्टिंग से जानते हैं, हर चीज नाउन तो होती है तो वर्ब भी नाउन होती है। तो कुछ वर्ब्स के बाद जो इन्फिनिटिव आ रहा था जब हम टू के साथ बोल रहे थे तो वो सुपरफ्लुअस हो रहा है। तो अगर हमें सही मीनिंग देना है तो वहां से टू हटाना पड़ा और उस इन्फिनिटिव को ग्रामेरियंस ने क्या नाम दिया, बेयर इन्फिनिटिव, राइट। इसका सबसे पहला और सबसे स्वीट एग्जाम्पल आप देखेंगे मॉडल वर्ब्स के साथ। हम जितनी भी मॉडल वर्ब्स पढ़ते हैं उन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या कहा जाता है, बेयर इन्फिनिटिव। मैंने कहा यू मस्ट टू गो देयर।
अब देखिए यू मस्ट टू गो देयर बोलना गलत है, क्योंकि मॉडल वर्ब को बिना टू का इन्फिनेटिव कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसीलिए यहाँ से क्या हटा देंगे, टू। क्या हो गया, यू मस्ट गो देयर। वैसे ही शैल, शुड, मे, माइट, तमाम जो भी हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल वर्ब्स के बाद जो भी आपका इन्फिनेटिव आता है वो कैसा होता है, बेयर इन्फिनेटिव, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, जैसे सी, हियर, स्मेल, राइट। लास्ट सेशन में हमने 3 कॉजेटिव वर्ब का डिस्कशन किया था, जिसमें गेट था, हैव था और मेक था, और मैंने वही क्लियर किया था कि गेट के साथ इन्फिनेटिव आता है 2+v1 के फॉर्म में ही, लेकिन हैव और मेक के साथ जब ये क्या काम करें, कॉजेटिव वर्ब का, तो इनके साथ इन्फिनेटिव कैसा होता है, बेयर। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख लूँ यहाँ पर, आई हर्ड हिम क्राई। टू क्राई लिखने की जरूरत नहीं, क्राइम बोलने की जरूरत नहीं है, हर्ड हिम क्राई, राइट। आई मेड हिम लाफ, राइट। अब देखिए थोड़ा सा चीजें ध्यान देने वाली, ये आपका कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस, राइट। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में आप इसका यूज इन्फिनेटिव का टू के साथ कर सकते हैं, या किया ही जाता है सही मीनिंग कन्वे करने के लिए, राइट। कैसे, जैसे आई वॉज मेड टू वर्क हार्ड। अब आप देखिए यहाँ वॉज आ गया, और वॉज यहाँ क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो गई तो ये आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस। तो कहने का मतलब पैसिव वॉइस में आप बेयर इन्फिनेटिव को नॉर्मल इन्फिनेटिव बना देंगे, राइट। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम लोग अक्सर सुनते हैं लेट। लेट इंग्लिश की ऐसी वर्ब है जिसका मीनिंग एक से ज्यादा बिल्कुल पॉसिबल है। अब लेट का मतलब जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, अनुमति लेने के लिए या देने के लिए या परमिशन लेने देने के लिए। तो अगर हम बात करें लेट की, तो लेट दोनों वॉइसेस में, ध्यान दीजिएगा, लेट का यूज दोनों वॉइसेस में बेयर इन्फिनेटिव का ही तरह होता है। इसको हम टू के साथ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जैसे दे डिडंट लेट मी वर्क, दे डिडंट लेट मी वर्क, उन्होंने मुझे नहीं काम नहीं करने दिया, तो ये आपका कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव हो गया, राइट। हम नहीं बोलेंगे दे डिडंट टू लेट मी वर्क, राइट। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज नॉट लेट वर्क, मुझे काम नहीं करने दिया गया, तो आप देखिए ये पैसिव हो गया, दिया गया था पास्ट का, और ये आपका क्या है, एक्टिव। तो कहने का मतलब एक्टिव हो या पैसिव, लेट को हम बेयर इन्फिनेटिव की तरह ही यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, बट कंजंक्शन भी है, बट एक प्रेपोजिशन भी है, राइट। छोटी सी बात अभी इतनी समझने के लिए। तो जब बट और एक्सेप्ट क्या काम कर रहे हैं, प्रेपोजिशन के, बट और एक्सेप्ट अगर इंग्लिश में क्या काम करें, प्रेपोजिशन के, तो उनके बाद जो भी आपका इन्फिनेटिव आएगा वो भी कैसा होगा, बेयर इन्फिनेटिव। ध्यान दीजिए, यू कैन डू नथिंग बट लाफ, यू कैन डू नथिंग बट लाफ। हम नहीं बोलेंगे यू कैन डू नथिंग टू लाफ या बट लाफ, बट टू लाफ। आप क्या कहेंगे, यू कैन डू नथिंग बट लाफ, ना कि टू लाफ। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखें। हाँ, ये देखिए एक्सप्रेशन है, हैड बेटर, वुड रेदर, रेदर देन। हैड बेटर, वुड रेदर, रेदर देन, ये कंपैरिजन में यूज करते हैं। हैड बेटर का मतलब बेहतर होता है ना, प्रेफर करने के सेंस में यूज करते हैं। तो आप यहां भी अगर इसके बाद कोई इन्फिनेटिव यूज करते हैं वो भी कैसा होता है, बेयर इन्फिनेटिव। कैसा होता है, बेयर इन्फिनेटिव। देखिए एग्जांपल, ही वुड रेदर स्टार्व देन स्टील, ही वुड रेदर स्टार्व देन स्टील। हम नहीं कहेंगे ही वुड रेदर टू स्टार्व देन टू स्टील, क्योंकि जरूरत नहीं। क्लियर। तो यहां पर ध्यान रखें इस एक्सप्रेशन में, यानी हैड बेटर, वुड रेदर, रेदर देन, इनके बाद में भी जो भी आपका इन्फिनेटिव आता है वो भी आपका कैसा होगा, बेयर। क्लियर। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको और बताता हूं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए पहले ही नोट कर लिया जिससे हम इस सेशन को आसानी से समझने की कोशिश करें। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्फिनेटिव के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपका आज का, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और जितना हो सके चीज़ों को आसानी से ध्यान रखें, राइट। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
राइट आगे बढ़ता हूं मैं आपके सामने और कुछ चीजें बताता हूं आपको। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इंक्वायर, एक्सप्लेन, राइट, टेल, अंडरस्टैंड, वंडर। इंक्वायर, एक्सप्लेन, टेल, अंडरस्टैंड, वंडर। देखिए कुछ वर्ब्स हैं ये, राइट अब जनरली इन वर्ब्स के बाद में अगर आप कोई इन्फिनेटिव यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इन वर्ब्स के बाद में किसी इन्फिनेटिव का हम यूज करते हैं तो उस इन्फिनेटिव को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, WH वर्ड का। क्या यूज करते हैं, WH वर्ड, क्योंकि वो एक तरीके को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि WH वर्ड कौन कौन से, वॉट, वाई, वेन, वेयर, है ना, कोई भी WH वर्ड आपका हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट। या फिर एक और एग्जांपल मैं लिखूं, आई डोंट अंडरस्टैंड what he is saying, जो वो कह रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्लियर, तो अंडरस्टैंड आया, वॉट आ गया, है ना, इस तरह से। लेकिन अगर मैं बात करूं इंग्लिश की इन वर्ब्स की, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा अच्छी राइटिंग के लिए यूज़ करनी है। राइटिंग मतलब लिखते समय इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो विशेषकर आपको एग्जाम में मदद मिलेगी, क्लियर, डिस्क्रिप्टिव में। और ये एरर डिटेक्शन के पॉइंट पे भी आपकी हेल्प होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं हम जो गलत सीख लिए हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा फॉरगेट, लर्न, राइट, नो, टीच, राइट। अब इन वर्ब्स के साथ जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि WH वर्ड आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं he knows how to ride a bike, अब हमें लगता है कि यहाँ हाउ टू लिखना कंपलसरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, he knows to ride a bike। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन वर्ब्स के साथ, स्पेशली फॉरगेट, लर्न, नो, टीच, इनके साथ विद या विदाउट WH वर्ड मीनिंग सही मानते हैं। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी सही, राइट। तो सीधा सा लॉजिकल पॉइंट है, लॉजिकल बात है ध्यान रखने की कि इन वर्ब्स के साथ WH वर्ड आप लिखेंगे तभी जाकर उसका मीनिंग कंप्लीट होगा। लेकिन टीच, फॉरगेट, लर्न इन वर्ब्स के साथ लिख भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे टुडे आई लर्नड हाउ टू ऑपरेट द न्यू सॉफ्टवेयर, क्लियर। तो कहने का मतलब आप वर्ब के फॉर्मेशन को समझिए। मैं आपको वर्ब्स इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको रेयरली, आपको जनरली बुक्स में देखने मिलेगा। बुक्स में आपको यही नहीं मिलता। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैंने सेंटेंस की फ्रेमिंग देखी, इसीलिए मुझे लगा मैं आपको बताऊं, क्लियर। और एग्जांपल्स मैं PDF में आपको जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। अभी के लिए इसको जरूर समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो एरर डिटेक्शन में आपको 100% देखने मिलता ही है, राइट। क्या है जरा देखते हैं। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं सीधे। मैंने लिखा ही आस्क्ड मी to neatly fold the cloths. He asked me to neatly fold the cloths. अब इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए यहां कोई गलती लगती है क्या? तो पढ़ने में सेंटेंस सही लगता है, लेकिन यहां एक फॉर्मेशन की गलती हो गई। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी बीच में ये नेटली जो एडवर्ब यूज किया है ये गलत है। यानी 2 + V1 के बीच में हम कुछ और वर्ड नहीं लिखेंगे।
दे शुड बी क्लियर। यानी जनरली 2 + V1 के बीच में आप कभी भी क्या नहीं लिखेंगे, एडवर्ब। तो इसका सही सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ही आस्क्ड मी टू फोल्ड द क्लॉथ्स नीटली। He asked me to fold the cloths neatly, यानी एडवर्ब आपने कहाँ रखा, बाद में। तो इस चीज को विशेषकर ध्यान रखें, राइट, कि 2 + V1 का जो फॉर्मेशन है वो आपको एज इट इज रखना है, उसको ब्रेक नहीं करेंगे। अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपका मीनिंग वहां गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो आप भी जानते हैं ग्रामर में वो चीज गलत कंसीडर की जाती है, राइट। एक और एग्जाम्पल इसी तरह मैं आपको बताता हूं, जैसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ही helped his sister to progress and prosper, right? Next, we are advised to rejoice and to weep with others। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले सेंटेंस को जरा ध्यान से देखें, क्या लिखा है, he helped his sister to progress and prosper। तो गलती हमें फटक से समझ में आ जाती कि सर यहाँ पर ये 2 आ रहा है तो आगे भी 2 रखिए तभी तो पैरेलल होगा। लेकिन आप देखिए, प्रोग्रेस और प्रॉस्पर सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं, यानी दोनों कैसे वर्ड्स हैं, सिमिलर, यानी पैरेललिज्म मेंटेन कर रहे हैं, इक्वल मीनिंग देते हैं, पॉजिटिव सेंस देते हैं। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर एंड से जुड़ने वाले इन्फिनेटिव दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव या दोनों सिमिलर हैं तो आप जरूरी नहीं है दूसरे वाले के साथ भी 2 लिखें, क्योंकि वो एक पैरेललिज्म को मैटर करता है, इसीलिए आगे वो सिमिलैरिटी को मेंटेन करने के लिए आप उसको वहां से ओमिट कर सकते हैं, और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। क्लियर? अगला देखिए, वी आर एडवाइज्ड टू रिजॉइस एंड टू वीप। अब देखिए, ये टू रिजॉइस पॉजिटिव, टू वीप नेगेटिव। तो जब डिफरेंट यानी डिसिमिलर वर्ड्स हुए, डिसिमिलर जैसे ही आपके क्या हो गए वर्ड्स, तो आपको इन्फिनेटिव दूसरे वाले के साथ यानी 2 लिखना पड़ा। लेकिन अगर सिमिलर थे तो ये चीज आप ओमिट कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आप इस चीज को एग्जाम में जरूर अप्लाई कीजिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए इन्फिनेटिव में कितनी ही चीजें हैं जो हमने आज तक सुनी नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेकर आया हूं अबाउट इन्फिनेटिव्स। क्लियर? एक और सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा, आई नीड अ हाउस टू लिव। दूसरा सेंटेंस, आई नीड अ हाउस टू लिव इन। इन दोनों सेंटेंस को जरा सिमिलर करने की कोशिश करें और जरा ध्यान दें। अगर मैं बोलता आई नीड अ हाउस वेयर आई कैन लिव, सेंटेंस सही है, लेकिन आपने देखा यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, नीड, आवश्यकता है किसकी, घर की, किस लिए, रहने के लिए। यानी ये जो इन्फिनेटिव है इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, और क्वालिफाई कर रहा है तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन है आप उस प्रेपोजिशन को हटाएंगे नहीं, आपको वहां रखना पड़ेगा। यानी जब एक इन्फिनेटिव किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो उसके साथ आने वाला प्रेपोजिशन आप ओमिट नहीं करेंगे, आप उसे वहीं रखेंगे। इसीलिए पहला सेंटेंस गलत है और दूसरा हमारा ग्रामेटिकली क्या हो जाता है, सही। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में। क्लियर? यानी जब इन्फिनेटिव क्या काम करे, इन्फिनेटिव क्या कर रहा है, यहां पर क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, है ना।
तो क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस इन्फिनेटिव के साथ क्या रखेंगे वहां पर, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन। क्लियर है ना ये चीज? तो छोटी सी बात है जो मैंने आपको समझानी थी। इरेज करता हूं। क्लियर? तो देखिए बहुत सी बातें हैं इन्फिनेटिव के बारे में जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज जेरेंट। जेरेंट क्या था ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो क्या काम करे, नाउन का। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो क्या काम करे, नाउन का, उसे हमने क्या कह दिया, जेरेंट। अब यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है और आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, ये मैं जरूर दावा कर सकता हूं। ध्यान दीजिए, जेरेंट और वर्बल नाउन, हम लोग मानते हैं कि जेरेंट और इन्फिनेटिव दोनों वर्बल नाउन ही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वर्बल नाउन जब, यानी जेरेंट जब वर्बल नाउन का दर्जा लेता है तो उसको जेरेंट से थोड़ा अलग कर देते हैं। कैसे, जरा ध्यान दें। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने लिखा गैदरिंग flowers delighted her। यहां पर गैदरिंग क्या काम कर रहा है, जेरेंट का। लेकिन अगर यहां हम इसको ऐसे लिखते हैं, द गैदरिंग ऑफ फ्लावर्स डिलाइटेड हर, तो यहां गैदरिंग से पहले क्या आ रहा है, द। तो जब आईएनजी फॉर्म से पहले द आए तो वो क्या बन जाता है, वर्बल नाउन। बहुत बारीकी का अंतर है जो मुझे बताना था। क्लियर है ये चीज? तो जेरेंट और वर्बल गलत कुछ नहीं है, बस एक चीज है जो मुझे आपको बतानी है। सीखने का परसेप्शन है, नथिंग एल्स। क्लियर? तो यहां ध्यान रखें कि आईएनजी फॉर्म जो क्या काम करता है, नाउन का, उसे क्या बोलते हैं, जेरेंट, या क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई सेंटेंस में एडजेक्टिव आए या जब भी कोई फाइनाइट वर्ब आए, फाइनाइट वर्ब आता है या कोई एडजेक्टिव आता है, तो उन वर्ब्स के बाद, उन एडजेक्टिव के बाद हम जनरली क्या रखते हैं, एक इन्फिनेटिव। लेकिन अभी मैं आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखूंगा जिनके साथ हम जेरेंट लिखते हैं। वो वर्ब्स क्या फॉलो करेंगी, जेरेंट। जरा ध्यान से समझिएगा, कुछ वर्ब्स मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने, तो थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। क्लियर? सबसे पहले एडमिट टू, अप्रिशिएट, राइट, एंड अवॉइड, कंसीडर, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट क्या होता है, विचार करना किसी चीज पर, राइट। कंटेम्पलेट, कन्फेस टू, डिनाई, डिले, डिटेस्ट, एक्सक्यूज, escape, forgive, एक्सक्यूज, फॉरगिव, राइट। इसके बाद हम लोगों का वर्ड आता है इन्वॉल्व, इमेजिन, कीप, माइंड, पोस्टपोन, कीप माइंड, पोस्टपोन्ड, रिकलेक्ट, remember, tolerate, stop, etc। ये जो वर्ब्स हैं, ध्यान दीजिए, इन वर्ब्स के बाद हम क्या फॉलो करते हैं इंग्लिश में, क्या फॉलो करते हैं इंग्लिश में, जेरेंट का, राइट। अगर मैं यहां एक वर्ड और लिख दूं तो एंजॉय, जो जनरल वर्ड है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा विशेषकर इंग्लिश में कि इन वर्ब्स के साथ, राइट, 5-6 वर्ब्स और बची हुई होंगी तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन वर्ब्स के साथ हम कभी भी इन्फिनेटिव नहीं क्या लिखते हैं, जेरेंट, राइट। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं एंजॉय का, जो मैंने लास्ट में लिखा, पीपल
enjoy listening this music. People enjoy listening this music, राइट? तो enjoy के बाद आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा जा रहा है, listening, जो कि क्या काम कर रहा है, gerund का। क्लियर? यहाँ आप टू चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। क्लियर ना? इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कहने का मतलब इन वर्ब्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, gerund का। क्लियर? अब देखिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन होने वाला है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे और इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। राइट? ध्यान दीजिएगा प्लीज, है ना। मैंने बोला दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग, it starts to rain, it starts raining। ज़रा बताइए इन तीनों में आपको सही कौन सा लगता है? तो एक बात मैं आपको बताऊं, नीड के बाद यहाँ क्या आ रहा है, वॉशिंग। आप यहाँ टू वॉश भी कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट के बाद यहाँ क्या आ रहा है, टू रेन, और यहाँ क्या आ रहा है, रेनिंग। यानी इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जो बोलचाल में इस तरह से ट्रेंड में आ चुकी हैं कि ग्रामर में उनके साथ चाहे आप जेरेंट लिखें चाहे इन्फिनिटिव सही मानते हैं। कौन कौन सी है वो वर्ब? जैसे एडवाइस, बिगिन, continue, forget, prefer, like, love, start, need, right, etc. इन वर्ब्स के साथ आप इन्फिनिटिव, रिक्वायर भी, है ना। इन वर्ब्स के साथ आप इन्फिनिटिव के साथ साथ क्या भी लिख सकते हैं, जेरेंट, और दोनों ही ग्रामेटिकली सही माने जाते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब ट्रेंडी हैं, मॉडर्न इंग्लिश में अडॉप्टेबल हैं, और अडॉप्टेबल जो चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादातर कोशिश करना है ट्रेंड के साथ चलने का। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान रखें कि इन वर्ब्स के साथ दोनों ही फॉर्म सही हैं। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर? तो देखिए जितना आप समझेंगे उतना आपके लिए ये चीज़ें फायदेमंद हैं। राइट? चलिए, अब जनरली हम लोग जानते हैं प्रेपोजिशन में हम पढ़ते हैं ना, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं अबाउट, राइट, एट, बिसाइड, along, over, above, in, into, on, upon, है ना, beyond, below, for, from, और तमाम जितनी भी आपकी प्रेपोजिशन है, अगर टू को छोड़ दिया जाए, यानी टू के साथ आपको क्या मिलता है, फर्स्ट फॉर्म। टू के अलावा जितनी भी आपकी प्रेपोजिशन है उन सब के साथ आप क्या ही पाएंगे, जेड, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ नाउन। क्योंकि सीधी बात हम जानते हैं प्रेपोजिशन इंग्लिश में क्या काम करता है, रिलेशन बताने का, नाउन से नाउन का, नाउन से प्रोनाउन का, प्रोनाउन से नाउन का। अब किसी वर्ब को हमें चेंज करना है किसमें, नाउन फॉर्म में या प्रोनाउन फॉर्म में। तो वर्ब को चेंज करना है नाउन फॉर्म में, दो ही तरीके हैं, टू प्लस वी1 या आईएनजी। राइट? तो यहां आप देखेंगे कि टू प्लस वी1 तो इन्फिनिटिव हो ही गया, लेकिन आईएनजी फॉर्म क्या बच गया, केवल वही। तो इसीलिए बाकी जितनी प्रेपोजिशन है उनके साथ जो वर्ब आती है वो किस फॉर्म में होती है, जेरेंट के फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में। क्लियर? तो इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखें। अच्छा, एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है जो हम लोग गलती कर देते हैं अक्सर। पीपल enjoys Lata's singing
इन द कंसर्ट। अब देखिए होता क्या है कि हिंदी में आता है ना लता के गाने को, तो यहां सिंगिंग तो जेरेंड हो गया, राइट, यानी नाउन का काम कर रहा है। अब इससे पहले जो नाउन आता है आप उसको कभी भी किस फॉर्म में नहीं लिखते, पॉजेसिव, गलत होगा। सिर्फ आप क्या कहें, पीपल एंजॉय लता सिंगिंग इन द कंसर्ट। आप ये यूज नहीं करें, भले ही हिंदी में पोजेशन लगता है। तो इस गलती का विशेष ध्यान रखें कि अगर जेरेंड से पहले कोई भी नाउन आता है तो आप उसे पोजेशन के लिए अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखना है। क्लियर? इरेज करता हूं। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरली हम यूज करते हैं, हाँ या ना? टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इंग्लिश के कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनमें अगर आप नोटिस करें तो टू के साथ वो एक एक्सप्रेशन है, राइट, वहां पर आपको टू के साथ आईएनजी फॉर्म मिलेगा क्योंकि उससे पहले वर्ब की एक सिमेट्री होती है। कौन कौन से हैं जरा ध्यान देंगे। सबसे पहला बी प्लस एडिक्टेड टू, बी प्लस अवर्स टू, बी प्लस accustomed to, be plus used to slash given to, be plus taken to, looking forward to, with a view to, prefer to, right, and last one is prone to। तो कहने का मतलब भले ही इनके साथ टू आ रहा है लेकिन ये सब एक प्रपोजिशनल मीनिंग देते हैं, इसीलिए इन सब के साथ जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म यानी क्या फॉलो करती है, जेरेंड। अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो कोई भी वर्ब का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज यूज्ड टू लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। अगर आप नोटिस करें इस पर्टिकुलर सेंटेंस में तो यहां लिविंग क्या काम कर रहा है, जेरेंड का, राइट। अब यूज टू से पहले क्या आ गया, इज, जो कि किसका फॉर्म है, बी का। ध्यान दीजिएगा बी का कोई भी फॉर्म हो सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, किसी भी तरह। क्लियर? आई होप आपको ये बात ध्यान रहे और इन एक्सप्रेशंस को आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? मैं इरेज करता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स मैं सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल दे दूंगा जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अब सबसे ऑर्डिनरी लास्ट जो हमारा रह गया है उसको जरा समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट नॉन फाइनाइट वर्ब आता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ब का वो फॉर्म है जो क्या काम करता है, एडजेक्टिव का। क्या काम करता है, एडजेक्टिव का। और इस कैटेगरी में हमें कितनी वर्ब्स मिलती हैं, कितने पार्ट मिलते हैं, 3। सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल एंड तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं तो ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस ध्यान रखने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो सेंटेंस में क्या काम करे, एडजेक्टिव का। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो सेंटेंस में क्या काम करे, एडजेक्टिव का। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सेंटेंस में क्या काम करे, एडजेक्टिव का। और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कंप्लीशन ऑफ 2 टास्क बताए और जिसमें एक एडजेक्टिव का फॉर्मेशन शो करे। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के मैं आपसे पूछूं तो आप बता पाएंगे, राइट, इंटरेस्टिंग मूवी, बोरिंग क्लास, राइट,
वॉशिंग मशीन, डाइनिंग टेबल, एक शो आता था राइजिंग स्टार, है ना, एक्सेट्रा। वहीं थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव जैसे ब्रोकन चेयर, अनएम्प्लॉयड यूथ, राइट, changed, a broken chair, right, changed man, developed country, educated boy, एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो यू विल फाइंड थर्ड फॉर्म क्या काम कर रही है, एडजेक्टिव का। और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है तो ये आपका क्या बन गया, पास्ट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव है तो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में मैं आपको बता चुका हूँ हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक कंप्लीशन ऑफ टास्क या विशेषता बताए, राइट। जैसे हैविंग कंप्लीटेड योर स्टडीज, राइट, या हैविंग कंप्लीटेड वंस स्टडीज वन कैन गो देयर, है ना, पढ़ाई करने के बाद वहाँ जाया जा सकता है। तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, जो मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल, कोई इशू नहीं है, तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात, एक सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा वी वेंट फॉर शॉपिंग यस्टरडे। अब देखिए सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है। वी वेंट फॉर शॉपिंग यस्टरडे, हम कल शॉपिंग के लिए गए। देखिए हिंदी में के लिए आ रहा है, लेकिन यहां अगर आप फॉर लिखते हैं तो गलत है। क्यों? क्योंकि गो हुआ, कम हुआ, स्पेंड हुआ, राइट, बी बिजी। अगर इन वर्ब्स का यूज सेंटेंस में किस तरह हो रहा है, मेन वर्ब की तरह, तो इनके बाद जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा वो विदाउट प्रेपोजिशन होगा। कैसा होगा? विदाउट प्रेपोजिशन। यानी कहने का मतलब है गो, कम, स्पेंड, है ना, बी के फॉर्म या बिजी उसके साथ आ रहा है ना। तो अगर ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो इनके साथ जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा वो कैसा प्रेपोजिशन कैरी करेगा? विदाउट प्रेपोजिशन। इसीलिए भले फिर हिंदी में उसका मीनिंग इस तरह से आए, राइट। वी वेंट शॉपिंग यस्टरडे, वी वेंट फॉर शॉपिंग नहीं होगा। क्लियर? हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये मेरी तरफ से पार्टिसिपल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्टरी डिस्कशन था। आई होप मैं आपको वो चीज़ें बता पाया हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और बिल्कुल ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं। तो एक बार इनको ज़रूर देखिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पूरे सेशन का आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आफ्टर द क्लास शाम को मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा पार्टिसिपल को एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो एडवांस इंग्लिश में कंसीडर किया जाता है, राइट। बहुत सी बातें हैं जो ध्यान रखने लायक हैं, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश पर कैरी करता है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। तो बिल्कुल हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।